हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबके सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन के MPGK के भाग 8 की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल या पुरापाषाण काल, इसको हम 3 भागों पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित करके देखते हैं। पुरापाषाण काल, समय 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इस समय मानव जीवन निर्वाह शिकार पर आधारित था। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। इस काल को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, निम्न, मध्य एवं उच्च पुरापाषाण काल। मध्य प्रदेश में साक्ष्य भीमबेटिका रायसेन जिले से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, समय 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। मानव जीवन निर्वाह पशुपालन पर आधारित था। मध्य प्रदेश में साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल, समय 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व। मानव जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। इस समय पहिए का आविष्कार हुआ। मध्य प्रदेश में साक्ष्य हटा, संग्रामपुर घाटी दमोह, मामा भांजा शैलाश्रय पचमढ़ी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन साक्ष्यों की। कृषि के साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटिका, मामा भांजा शैलाश्रय से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। मानव कपाल के साक्ष्य हथनौरा सीहोर से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं पुरापाषाण काल का वर्गीकरण। इसको हम 3 भागों में बांट के देखते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल। तो एक एक करके हम तीनों की बात करेंगे। पहले बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल की। इसका समय 10 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व है। इस समय मानव की निएंडरथल प्रजाति पाई जाती थी। शिकार द्वारा मांस भक्षण किया जाता था भोजन में। संस्कृति जनजातीय आधारित थी। मध्य प्रदेश में साक्ष्य हथनौरा नर्मदा घाटी सीहोर जिले से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। समय 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। इस समय मानव की होमो इरेक्टस प्रजाति पाई जाती थी। भोजन का प्रकार था शिकार द्वारा मांस भक्षण। संस्कृति जनजातीय आधारित थी। अगले क्रम में उच्च पुरापाषाण काल, समय 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इस समय मानव की होमो सेपियंस प्रजाति पाई जाती थी। भोजन का प्रकार शिकार द्वारा मांस भक्षण था। संस्कृति जनजातीय आधारित थी। मध्य प्रदेश में साक्ष्य बेलन घाटी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में पाषाण काल में जो प्रमुख स्थल थे उनकी। सबसे पहले भीमबेटिका, स्थिति रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज के समीप। खोज 1957-58 में श्रीधर विष्णु वाकड़कर द्वारा। साक्ष्य भीमबेटिका से पुरापाषाण काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटिका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आदमगढ़, स्थिति होशंगाबाद जिला। 1964 में RV जोशी द्वारा खोज। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। हथनौरा, स्थिति हथनौरा सीहोर। खोज 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा। साक्ष्य हथनौरा से मानव की खोपड़ी और हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। हथनौरा से प्राप्त प्राचीन मानव को नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविदों की। चंबल घाटी क्षेत्र में विष्णु वाकड़कर एवं HV त्रिवेदी। सोन घाटी क्षेत्र में निसार अहमद एवं GR शर्मा। नर्मदा घाटी क्षेत्र में RV जोशी एवं HD सांकलिया। RV जोशी ने होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ की खोज की। HD सांकलिया ने खरगोन में नवदा टोली की खोज की एवं HV त्रिवेदी ने मंदसौर में आवरा की खोज की। अन्य पाषाणकालीन स्थल थलघाट धार में है। मामा भांजा शैलाश्रय पचमढ़ी में है। हटा में दमोह में है। कसरावद खरगोन में है। त्योंथर रीवा में है। समाचार के पन्नों से हाल ही में नरसिंहपुर जिले के करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैलाश्रय पाए गए हैं। रॉक शेल्टर कॉरिडोर, भोपाल के पास बनेगा देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर।
नई पीढ़ी इसके बारे में जान सके, इसके लिए रॉक शेल्टर कॉरिडोर विकास किया जाएगा। इसमें भीमबेटका, कठौतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, हलालपुरा और लाल घाटी साइट शामिल है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में नव पाषाण काल का रूपांतरण। दो भागों में बांट के हम देखते हैं, पहला ताम्रपाषाण एवं दूसरा महापाषाण काल। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल, इसके साक्ष्य अधिकांशतः भारत के उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं। मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग किया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। ताम्रपाषाण काल की मालवा संस्कृति का विकास नर्मदा घाटी और चंबल घाटी क्षेत्र में मिलता है। मालवा संस्कृति के मृदभांड सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य कायथा उज्जैन, नवदा टोली खरगोन, डांगवाला उज्जैन, आवरा मंदसौर से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम कायथा की। स्थिति उज्जैन जिले में काली सिंध नदी के किनारे। साक्ष्य भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। खोज 1964 में श्रीधर विष्णु वांकणकर के द्वारा। विशेष तथ्य, कायथा को पहला ताम्रकालीन नगर माना जाता है। नवदा टोली स्थिति महेश्वर खरगोन में नर्मदा नदी के किनारे। साक्ष्य भूरे रंग के मृदभांड। खोज 1952-53 में HD सांकलिया एवं SV देव के द्वारा। डांगवाला स्थिति उज्जैन जिला। साक्ष्य लाल काले मृदभांड एवं तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। आवरा स्थिति चंबल नदी के किनारे मंदसौर जिला। साक्ष्य रोमन व्यापार के साक्ष्य। खोजकर्ता HV त्रिवेदी द्वारा। अब बात करते हैं अन्य ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की। ऐरण सागर जिले में है। खेरीनामा होशंगाबाद में है। नागदा उज्जैन में है। वेसनगर विदिशा में है। मैप में भी हम एक बार ताम्रपाषाण कालीन स्थलों पर नज़र मार लेते हैं। पहला कायथा उज्जैन में है। डांगवाला भी उज्जैन में है। नवदा टोली खरगोन में है। खेड़ी नामा होशंगाबाद में है। ऐरण सागर नर्मदा घाटी में है, यह नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित है। ऐरण सागर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में महापाषाण काल की। महापाषाण काल के साक्ष्य अधिकांशतः भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मिलते हैं। मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ धूसर लोहे का उपयोग किया। मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक काल। इस इतिहास के लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता का वर्णन मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब वैदिक सभ्यता। मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में निषाद, अनार्य जाति के लोग निवास करते थे। वैदिक काल में इस दौरान नागवंश के शासक मुचकुंद ने मानधाता नगर ओमकारेश्वर की स्थापना करी। वैदिक काल में है यादव वंश के शासक महेशमत ने महेशमती या महेश्वर की स्थापना की। वैदिक काल में नर्मदा का नाम रेवा, चंबल का नाम चरमावती, केन का नाम सुक्तिमती मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है वंशी राजा अवंती के नाम पर अवंती वर्तमान उज्जैन का नाम पड़ा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पौराणिक काल की। इसको भी हम दो भागों रामायण काल एवं महाभारत काल में बांटते हैं। अब बात करते हैं रामायण काल की। सीता हरण के साक्ष्य दंडकारण्य जंगलों से मिलते हैं। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम स्थित है जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। शबरी कोल जनजाति की महिला थी जिन्होंने विंध्य प्रदेश क्षेत्र में भगवान राम को बेर खिलाए थे। चित्रकूट में राम एवं भरत मिलाप स्थल पर भरत मिलाप मंदिर स्थल स्थित है। चित्रकूट में हनुमानधारा, सीताकुंड एवं रामघाट स्थित हैं। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ अमरकंटक से चित्रकूट तक बनाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में रावण की पूजा 3 जगह होती है, जिसमें प्रथम स्थान भातखेड़ी शाजापुर, दूसरा रावण दुंदी गांव मंदसौर, तीसरा रावण गांव विदिशा। अब बात करते हैं महाभारत काल की। मध्य प्रदेश के दशार्ण विदिशा, कारुष बघेलखंड, वत्स ग्वालियर एवं चेदी छतरपुर के शासकों ने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया। महेशमती, अवंती, विदर्भ राज्य एवं निषाद जाति ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। मध्य प्रदेश में शहडोल का सुहागपुर मध्य भारत काल में विराट नगरी के नाम से जाना जाता था, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया। पांडवों के वनवास से संबंधित मध्य प्रदेश के स्थल भीमबेटका रायसेन, पांडव जलप्रपात पन्ना, पांडव गुफाएं पचमढ़ी, कुतवार या कुंतलपुर मुरैना, विराट नगरी शहडोल। समाचार के पन्नों से मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय के तौर पर रामायण और महाभारत को शामिल करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में महाजनपद काल, इसको भी हम 2 भागों में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2 महाजनपदें थी, एक का नाम था अवंती महाजनपद, दूसरी थी चेदी महाजनपद। अवंती महाजनपद 2 भागों में विभक्त थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी। 16वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 में से 2 महाजनपदों की राजधानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। यमुना एवं विंध्य पर्वत के बीच यह स्थित थी। अब बात करते हैं हम अवंती महाजनपद की। अवंती महाजनपद चंबल एवं नर्मदा घाटी के मध्य स्थित थी। अवंती महाजनपद को 2 भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती पहला भाग, दक्षिणी अवंती दूसरा भाग। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती महेश्वर। अवंती के राजा चंड प्रद्योत बुद्ध के समकालीन थे। चंड प्रद्योत के पश्चात पालक, विशाख युद्ध, अजक एवं नंदी वर्मन शासक हुए। नंदी वर्मन प्रद्योत वंश का अंतिम शासक था। स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध वाणिज्यिक, विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना गया है। अवंती के अंतर्गत प्रमुख जनपद वत्स वर्तमान ग्वालियर क्षेत्र, अनूप वर्तमान निवाड़ क्षेत्र, नलपुर वर्तमान शिवपुरी क्षेत्र, अनूप वर्तमान निवाड़ क्षेत्र। अब बात करते हैं चेदी जनपद की या चेदी महाजनपद की। चेदी महाजनपद यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ है। अवंती और चेदी महाजनपद के बीच वेत्रवती या वेतवा नदी सीमा बनाती है। वर्तमान का बुंदेलखंड क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। केन नदी के किनारे चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी। चेदी के अंतर्गत प्रमुख जनपद दशार्ण वर्तमान विदिशा क्षेत्र, टुंडीकर वर्तमान दमोह क्षेत्र, एरण सागर। मध्य प्रदेश में मौर्यकाल 322 से लेकर 250 ईसा पूर्व। इसमें हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला पृष्ठभूमि, दूसरा मौर्यकालीन अभिलेख, तीसरा मौर्यकालीन स्तूप। बात करते हैं पृष्ठभूमि की। चांदी व तांबे से निर्मित मौर्यकालीन सिक्के विदिशा, त्रिपुरी जबलपुर, उज्जैन, एरण, सतना से प्राप्त हुए। बिंदुसार के समय अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाया गया। अशोक अवंती का राज्यपाल 11 वर्षों तक रहा। अशोक का विवाह विदिशा नगर सेठ की पुत्री महादेवी से हुआ। अशोक ने उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र व पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने महादेवी के कहने पर सांची स्तूप व वैश्य टेकरी का निर्माण कराया। अब बात करते हैं मौर्यकालीन अभिलेखों की। रूपनाथ अभिलेख वर्तमान में कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में स्थित है। गुर्जरा अभिलेख दतिया जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का नाम देवनाम प्रियदस्सी मिलता है। सांची अभिलेख रायसेन जिले में स्थित है। कसरावद अभिलेख खरगोन जिले में स्थित है। काली तलाई अभिलेख जबलपुर जिले में स्थित है। समाचार के पन्नों से हाल ही में सांची को मध्य प्रदेश की सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया है। साथ ही सांची में मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय बनाया गया है। मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन स्तूप। सांची स्तूप रायसेन। स्थान रायसेन। निर्माण अशोक के द्वारा।
स्तूप में तोरण निर्माण पुष्यमित्र संघ के द्वारा, खोजकर्ता जनरल टेलर 1818। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ 1989 में। विशेष, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। स्तूप में मोगदलायन एवं सारीपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। स्तूप में अस्थि रखने का स्थान हरिमिका कहलाता है। भरूच स्तूप सतना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तोमैन स्तूप अशोकनगर में। वैश्य टेकरी का निर्माण उज्जैन में अशोक ने अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने पर कराया। देवर कोठार स्तूप रीवा में। सतधारा, सोनारी व अंधेरी का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन स्तूप। तोमैन स्तूप अशोकनगर जिला गुना। भरूच स्तूप सतना जिले में। देवकुठार स्तूप रीवा जिले में। रायसेन जिले में सांची, सतधारा, सोनारी एवं अंधेर स्तूप। वैश्य टेकरी उज्जैन जिले में। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण साम्राज्य 2250 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। इसको हम 2 भागों में बांट के देखते हैं, शुंग वंश एवं सातवाहन वंश। मध्य प्रदेश में शुंग वंश। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। मध्य प्रदेश में राजधानी विदिशा या भेलसा नगर। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाकर भेजा। शुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र व मालविका का वर्णन मिलता है। शुंग वंशकालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर सांची, उज्जैन व सतना थे। शुंग वंश के प्रमुख शासक पुष्यमित्र शुंग के अलावा अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र या भाग व देवभूति थे। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी दध्यज्जी की उपाधि धारण की। राजा भाग या भागमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया, जिससे भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। देवभूति इस शुंग वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, गरुड़ स्तंभ विदिशा में है। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विनाशक या संरक्षक। कुछ इतिहासकारों ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा है, क्योंकि इसने 1000 या 1000 बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके सरयू नदी में फेंकवा दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे संरक्षक कहा है, क्योंकि इसने सांची स्तूप, भरूच स्तूप में तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश की। संस्थापक सिमुक। मध्य प्रदेश में इसके सिक्कों के साक्ष्य त्रिपुरी, देवास, उज्जैन एवं विदिशा से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख शासक सिमुक, सतकर्णी पुत्र, पुलमाबी पुत्र, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। अधिकतम शासकों का नाम इनकी माँ के नाम पर मिलता है। सातवाहन वंश के प्रमुख कार्य, इन्होंने ब्राह्मणों को भूदान देना प्रारंभ किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शीशे के सिक्के चलवाए। उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया। अजंता व एलोरा की गुफा समूह में कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश की अन्य प्राचीन वंश हैं औलिकर वंश, नागवंश, कामर्दक वंश, वाकाटक वंश, परिव्रजक वंश, उच्चकल्प वंश, मेघवंश, मैकल पांड्य वंश और शैलवंश। अब बात करते हैं औलिकर वंश की। औलिकर वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र में स्थित था। औलिकर वंश की राजधानी दशपुर थी। औलिकर वंश का संस्थापक जयवर्मन था। मेघवंश या मघवंश, पुराणों में से मेघवंश कहा जाता है। पहले इस वंश का शासन बघेलखंड में था, फिर कौशाम्बी तक विस्तृत हुआ। मघवंश के सिक्के तथा अभिलेख हमें बांधवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मघवंश की प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी। बघेलखंड का मघवंश भीमसेन, भद्रमघ, शिवमघ प्रमुख शासक थे। मैकल का पांड्य वंश। मैकल के पांड्य वंश का विस्तार मध्य प्रदेश, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में था। इस वंश के प्रमुख शासकों में भरतवल, जयवल, जलवल, नागवल, धरातल थे। इस वंश की अधिक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती। अब बात करते हैं परिव्राजक वंश की। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पन्ना जिले में इस वंश का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में देवादय, प्रवंजन, हस्तिन और संक्षोभ थे। उच्चकल्प वंश, यह परिव्रजक राजवंश का पड़ोसी राज्य था। मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचहरा क्षेत्र में इसका शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में ओघदेव, कुमारदेव, व्याघ्रदेव, जयनाथ और सर्वनाथ थे। शैलवंश,
मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडला क्षेत्र में इस वंश का विस्तार था। इस वंश के प्रमुख शासकों में श्रीवर्धन, पथ्युवर्धन, शोरवर्धन, जयवर्धन थे। वाकाटक वंश, इसके शासन का विस्तार विदिशा और पश्चिमी बुंदेलखंड में था। इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। नागवंश, इस वंश का अल्पकालीन शासन विदिशा ग्वालियर में था। इसके संस्थापक वृषनाग थे। नागवंश शासक भीमनाथ के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कामर्दक वंश की। इस वंश का शासन उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में था। स्थापना यशोमती ने की थी। चष्टन, रुद्रदामन, रुद्रसेन तृतीय इसके प्रमुख शासक थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में गुप्त काल, जो कि 240 से 590 ईस्वी तक था। इसको हम 4 भागों में बांट कर देखेंगे। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन संबंधी शासक, गुप्तकालीन नगर, गुप्तकालीन अभिलेख और मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन स्थल। शासकों में हम समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, भानुगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन नगरों में हम स्वभोग नगर एरण में स्थित है, अवंती उज्जैन, दसपुर, मंदसौर, अनूप, निवाड़ की बात करेंगे। गुप्तकालीन अभिलेखों में हम मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख, तुमैन अभिलेख, सुपिया एवं एरण अभिलेख की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन स्थल, नचना कोठार का पार्वती मंदिर पन्ना की बात करेंगे, एरण का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर सतना, तेगवा का विष्णु मंदिर कटनी आदि की हम बात करेंगे। अब मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन संबंधी प्रमुख शासक, संस्थापक श्रीगुप्त। प्रमुख शासकों में घटोत्कच, रीवा जिले के सुपिया अभिलेख के अनुसार घटोत्कच गुप्त वंश के संस्थापक हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इनको हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। इनके सिक्के का साक्ष्य मध्य प्रदेश के अवंती, एरण एवं अनूप क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त के समय एरण को स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय, दरबार में नवरत्न रखने वाला प्रथम शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इसने उज्जैन शाखा के शक शासक रुद्रसेन तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके समय चीनी यात्री फाहयान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मंदसौर अभिलेख एवं तुमैन अभिलेख अशोकनगर से मिलती है। भानुगुप्त के शासन व सती प्रथा के साक्ष्य की जानकारी सागर जिले में एरण अभिलेख से मिलती है। हूण आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपीराज मारा गया। इसके उपरांत उसकी पत्नी के सती होने का साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ। एग्जाम हेल्प, हूण यूरेशिया की वोल्गा नदी के किनारे के निवासी थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख, जिसमें मंदसौर, सांची, तुमैन, सुपिया एवं एरण अभिलेख की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, दतिया जिला, अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। मंदसौर अभिलेख, रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मिलती है। कसराबद खरगोन जिले में है। एरण अभिलेख सागर में है, सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। सुपिया अभिलेख रीवा जिले में है, गुप्त वंशावली की जानकारी मिलती है। रूपनाथ अभिलेख कटनी जिले में है। काली तलाई अभिलेख जबलपुर जिले में है। अब बात करते हैं मंदसौर अभिलेख की। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है एवं विक्रम तिथि का उल्लेखित की गई है। इस अभिलेख को दशपुर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं सांची के अभिलेख की। यह अभिलेख गुप्त संवत 131 से 450 ईस्वी का है। इसमें बौद्ध उपासक सनसिद्धि की पत्नी हरि स्वामिनी द्वारा काकणाम सांची में स्थित आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। तुमैन अभिलेख, यह अभिलेख अशोकनगर जिले में स्थित है। इस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुसार कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आ गई। सुपिया अभिलेख, यह अभिलेख रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से मिलता है। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा जाता है। एरण अभिलेख, इस अभिलेख में भारत में हूणों के आक्रमण की जानकारी एवं सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख गुप्तकालीन स्थल,
नचना कुठार का मंदिर, यह मंदिर पार्वती देवी को समर्पित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गुन्नौरगंज के समीप यह स्थित है। इस मंदिर को चौमुखनाथ शिवालय भी कहा जाता है। एरण का विष्णु मंदिर, एरण जिले में, सागर जिले में एरण नामक स्थान पर स्थित। एरण से प्राप्त एक बराह मूर्ति के अभिलेख में हूण शासक तोड़माण का उल्लेख। भूमरा का शिव मंदिर, सतना जिले में भूमरा गांव में स्थित। यह पाषाण निर्मित एक मुखी शिवलिंग मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर, कटनी जिले में तिगवा नामक स्थान पर स्थित है। तिगवा मंदिर की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में की थी। अब बात करते हैं उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित हैं। यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं। यहाँ की गुफा क्रमांक 1 का निर्माण रामगुप्त के समय हुआ था। गुफा क्रमांक 20 का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थित। यहाँ वर्तमान में 9 में से 5 गुफाएं सुरक्षित हैं। बाघ की गुफाओं की खोज डोंगरफील्ड ने 1818 में की थी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में उत्तर गुप्त काल की या गुप्त उत्तर काल। इसमें हम पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश, चालुक्य वंश वातापी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एवं राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे। अब बात करते हैं पुष्यभूति वंश की। इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। रेवा नर्मदा नदी के युद्ध में पुष्यभूति वंश के हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट कवि थे। शहडोल की बाण सागर परियोजना का नाम बाणभट्ट के नाम पर किया गया। अब बात करते हैं चालुक्य वंश की। इसके संस्थापक जयसिंह थे। इस वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का शासन दक्षिणी मध्य प्रदेश में था। चीनी यात्री हेनसांग यात्रियों का राजकुमार के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी पार करने से रोका था। मध्य प्रदेश के रेवा के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की। इसके संस्थापक दंतीदुर्ग थे। इनके शासन की जानकारी नीलकंठ अभिलेख छिंदवाड़ा व बैतूल अमरावती क्षेत्र में मिलती है। नीलकंठ क्षेत्र छिंदवाड़ा व बैतूल अमरावती क्षेत्र में मिलती है। इस वंश के शासक इंद्र तृतीय ने त्रिपुरी की कलचुरी वंश की राजकन्या वैजंबा से विवाह किया। इस वंश के शासक कृष्ण तृतीय के शासन की जानकारी नीलकंठ अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में राजपूत काल। इसमें हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की, जिनके संस्थापक नागभट्ट थे। कलचुरी वंश, जिनके संस्थापक कोक्कल थे। चंदेल वंश या जेजाभुक्ति वंश, जिसके संस्थापक नन्नुक थे। परमार वंश, जो कि मालवा का था, इसके संस्थापक उपेंद्र राज थे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश 730 से 1030 ईस्वी तक। इस वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। राजधानी, पहली राजधानी कन्नौज व दूसरी राजधानी उज्जैन। प्रमुख शासक नागभट्ट, रामभद्र, मेहरभोज, महीपाल, वत्सराज एवं नागभट्ट द्वितीय वास्तविक संस्थापक और यशपाल। मेहरभोज का उल्लेख ग्वालियर सागरताल अभिलेख में मिलता है। मेहरभोज के समय अरबी यात्री सुलेमान मध्य प्रदेश आया। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ग्वालियर अभिलेख में मेहर को आदि वराह कहा गया है। महेंद्रपाल कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में पालों के साथ संघर्ष किया। इनके दरबार में काव्य शास्त्र के पंडित राजशेखर रहते थे। 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंतों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की और इस तरह बुंदेलखंड में चंदेल, मालवा में परमार, त्रिपुरी में कलचुरी राजवंश स्थापित हुए। अब बात करते हैं राजशेखर की। राजशेखर गुर्जर वंश और त्रिपुरी के कलचुरी वंश के दरबारी रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके बेटे महीपाल के गुरु थे। इन्होंने कलचुरी राजवंश के युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा है। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है इसमें बाल रामायण एवं बाल भारत। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार के सामंतों की, जिसमें चंदेल बुंदेलखंड क्षेत्र, परमार मालवा क्षेत्र, कलचुरी महाकौशल क्षेत्र में शामिल हैं।
अब चंदेल या जेजाभुक्ति वंश की हम बात करते हैं। इसके संस्थापक नन्नोक या चंद्रवर्मा थे। राजधानी, पहली राजधानी खजुराहो, कालांतर में कालिंजर बनी। प्रमुख शासक नन्नोक, बाघपति, जयशक्ति, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, कीर्तिवर्मन, परमर्दिदेव एवं हमीरवर्मन थे। चंदेल वंश के प्रमुख शासक व उनके योगदान। चंदेल शासक जयशक्ति के नाम पर इस वंश को जेजाभुक्ति वंश कहा जाता है। चंदेलों के वैवाहिक संबंध कलचुरी से हुए। जयशक्ति की पुत्री हट्टा का विवाह कोक्कल प्रथम से हुआ। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण हर्षवर्मन ने कराया। चंदेल शासक यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर व लक्ष्मण मंदिर का निर्माण खजुराहो में कराया। राजा धंग ने पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कलिंजर की राजधानी करवाया व कलिंजर को राजधानी बनाया। धंग के पुत्र गंड ने खजुराहो में चित्रगुप्त मंदिर व जगदम्बा मंदिर का निर्माण करवाया। गंड के पुत्र विद्याधर ने खजुराहो में सबसे बड़े कंदरिया महादेव मंदिर, ऊंचाई लगभग 31 मीटर का निर्माण करवाया। कीर्तिवर्मन ने महोबा में कीर्ति सागर झील का निर्माण करवाया। चंदेल वंश के शासक परमर्दी देव को 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया। परमर्दी देव के प्रमुख सेनापति आल्हाउदल थे। पृथ्वीराज रासों में परमर्दी देव के वर्णन है। चंदेल वंश के अंतिम शासक हमीरवर्मन थे। कुतुब ऐबक के समय कालिंजर पर आक्रमण 1203 में हुआ व चंदेल वंश का पतन शुरू हो गया। चंदेल वंश की अंतिम राजकुमारी दुर्गावती 1564 में गोंडवाना के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। अब दोस्तों हम बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों की। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी समूह की, जिसमें पार्श्वनाथ, आदिनाथ, जवारी, शांतिनाथ एवं घंटाई मंदिर स्थित हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिणी समूह के मंदिरों की, जिसमें दूल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर एवं वैद्यनाथ मंदिर शामिल हैं। पश्चिमी समूह में दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर, इसमें भगवान शिव को समर्पित व सबसे विशाल मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर महाकाली को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा। चित्रगुप्त मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित। मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित और विश्वनाथ मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिरों में शामिल हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की शाखाएं। तो 3 शाखाएं कलचुरी वंश की मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। त्रिपुरी शाखा, महिष्मती शाखा एवं रतनपुर शाखा। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिपुरी शाखा की, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। शासन क्षेत्र कटनी, जबलपुर, महाकौशल क्षेत्र था। संस्थापक कोक्कल प्रथम। प्रमुख शासकों में कोक्कल, गांगेयदेव, लक्ष्मीकर्ण व युवराज देव प्रथम। विशेष तथ्यों की यदि हम बात करें तो कोक्कल का विवाह चंदेल राजकुमारी हट्टा से हुआ। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया। गांगेयदेव राजा भोज के युद्ध में पराजित हुए। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कर्ण था, जिसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। कर्ण को लक्ष्मीकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसे कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलिंगापति की उपाधि धारण की। संस्कृत नाटककार राजशेखर ने इन्हें युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग या मालवा विजेता कहा। अब बात करते हैं महिष्मती शाखा की। राजधानी महिष्मती महेश्वर। संस्थापक कृष्णराज। शासन क्षेत्र खरगोन बड़वानी। प्रमुख शासक कृष्णराज, शंकरगण या शंकरदेव, बुद्धराज। विशेष तथ्य शंकरदेव ने कलचुरी संवत का प्रारंभ किया। शंकरदेव बुद्धराज के सिक्के मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं रतनपुर शाखा की। राजधानी तुमान कोरबा छत्तीसगढ़। क्षेत्र कोरबा, रतनपुर, बिलासपुर। इसका अल्पकालीन शासन वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में रहा है। मध्य प्रदेश के मालवा का परमार राजवंश 800 से 1327 ईस्वी। संस्थापक कृष्णराज या उपेंद्र। राजधानी उज्जैन, धार, राजा भोज के समय। प्रमुख शासक श्रीहर्ष या सीयक द्वितीय, बागपति मुंज, सिंधुराज एवं राजा भोज। सीयक श्रीहर्ष या सीयक द्वितीय परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 945 में परमार वंश को राष्ट्रकूटों से मुक्त कराया। इसने राष्ट्रकूट नरेश खोतिक को हराया। अब बात करते हैं बागपति मुंज की। मांडू में मुंज सागर झील का निर्माण कराया। इसके समय मालवा का स्वर्णकाल कहलाता है। इसने कलचुरी, चालुक्य, हूणों पर जीत हासिल की। अब बात करते हैं वाकपति मुंज के प्रमुख दरबारियों की। लेखक
पद्मगुप्त या परिमल, रचना है इनकी नवसाह सांक चरित। विशेष सिंधु राज की विजयों का वर्णन है। धनंजय इनकी रचना दस रूपक। धनिक इनकी रचना यशो रूपवलोक। मेरुतुंग इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि, जो कि जैन साहित्य से संबंधित है। विशेष तथ्यों में प्रबंध चिंतामणि में राजा मुंज और भोज के प्रशासन की जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं सिंधु राज्य की। सिंधु राज्य की विजयों का वर्णन नवसाह सांक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त की रचना नवसांक साह चरित्र में मिलता है, किया गया है। सिंधु राज के बाद परमार वंश की वागडोर पुत्र राजा भोज ने संभाली। दोस्तों अब हम बात करते हैं राजा भोज एवं उनके योगदान की। इनका शासनकाल 1000 से 1055 ईस्वी तक लगभग 55 वर्ष तक रहा है। इनका जन्म उज्जैन में 980 ईस्वी में हुआ था। राजधानी थी धारा नगरी धार। उपाधियाँ कविराज, नव विक्रमादित्य। मृत्यु कलचुरी शासक कर्ण के आक्रमण में राजा भोज की मृत्यु 1055 में हुई। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों में भोज प्रबंधनम, जो कि इनकी आत्मकथा है, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा एवं समरांगण सूत्र प्रमुख रचनाएं हैं। सांस्कृतिक एवं स्थापत्य उपलब्धियां धार में भोजशाला का निर्माण, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण, भोजपुर मंदिर का निर्माण, भोजताल एवं साइक्लोपियन या विशाल बांध का निर्माण। दोस्तों अब बात करते हैं राजा भोज की राजनीतिक उपलब्धियों की। उड़ीसा के शासक इंद्रनथ को हराया, कलचुरी के शासक गांगेय देव को हराया, तेलंगाना के तैलप को हराया, कोंकण के शासक शिलाधर काशी देव को हराया। अन्य उपलब्धियों में हम बात करें 500 से ज़्यादा दरबारियों को आश्रय दिया। ग्रंथों में जहाज एवं विमान बनाने की विधियों का उल्लेख है। प्रमुख दरबारी धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया और तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की। अगले दरबारी थे भास्कर भट्ट। भोज ने कवि भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि प्रदान की। अगले दरबारी थे दामोदर मिश्र। इनकी रचना हनुमान नाटक है। समाचार के पन्नों से प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो ग्वालियर में स्थित है। इसमें बाघ देवी की नई प्रतिमा अष्टधातु द्वारा निर्मित की गई, किंतु सांप्रदायिक विवाद के कारण यह मूर्ति अभी तक स्थापित नहीं की गई। और यह कहावत राजा भोज ने तेलंगाना के तेलप व कलचुरी के गांगे देव को हराया और कहावत बनी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों अब हम बात करते हैं भोज मंदिर की। रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसे मध्य भारत का सोमनाथ कहते हैं। परमार वंश धार के शासक राजा भोज ने बनवाया था। भोजपुर शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट या 5.5 मीटर तथा व्यास 7.5 फीट या 2.3 मीटर है। अब बात करते हैं कछवाह या कच्छप पादवंश की। इसके संस्थापक थे लक्ष्मण अथवा वज्रदामन। शासन अवधि थी 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य। संबंधित क्षेत्र थे गोपाचल क्षेत्र, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, दतिया, शिवपुर आदि। प्रमुख शासक वज्रदामन, मंगलराज, कीर्तिराज, महिपाल और अजयपाल। विशेष मध्य भारत के चंबल ग्वालियर क्षेत्र में यह एक राजपूत वंश था। ढोला मारू गीत का संबंध कच्छवाह वंश से है। ढोला मारू गीत में राजकुमार ढोला एवं राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। इसके शासक महिपाल ने ग्वालियर के किले में सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण करवाया। मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण भी कछवाह वंश के शासक ने करवाया। ककनमठ मंदिर मुरैना के सुहोनिया में स्थित है, जिसका निर्माण कछवाह शासकों ने करवाया। 64 योगिनी मंदिर। मुरैना का 64 योगिनी मंदिर मितावली नामक जगह पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसका डिज़ाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास की। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।